नमस्कार, मैं सुमन शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, बीए पार्ट सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजय, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय, इन पर चर्चा करने से पहले हम अलाउद्दीन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि अलाउद्दीन का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक है और अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। वह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और साथ ही यथार्थवादी भी था। वो महत्वाकांक्षी होने की वजह से ही दिल्ली की गद्दी पर वो आसीन हो सका। 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना था खिलजी साम्राज्य का, तब अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद प्राप्त हुआ था और कड़ा मानिकपुर का उसको सूबेदार नियुक्त किया गया था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था, इसलिए धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियाँ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उस जलालुद्दीन खिलजी के समय ही उसने दो प्रमुख अभियान किए थे। उन अभियानों की वजह से एक तो उसकी महत्वाकांक्षा में बढ़ोतरी हुई थी, दूसरा उसको अपार धन संपदा प्राप्त हुई थी ताकि वो अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर सके। तो वो दो अभियान थे, एक मालवा पर अभियान था और दूसरा जो अभियान था वो दक्षिण में देवगिरी पे था। जब 1292 में अलाउद्दीन ने मालवा में प्रवेश किया था, हालांकि इसकी आज्ञा उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से प्राप्त कर ली थी मालवा पर आक्रमण करने की, और इसमें उसके जो भाई था उसने साथ दिया था, क्योंकि भाई जो था वो दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी की सेवा में था। जब अन्य जो तुर्की अमीर थे वो जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध कान भरते रहते थे। तब ऐसे समय में अलाउद्दीन खिलजी का भाई था वो सम्राट को खुश रखता था और अलाउद्दीन खिलजी के फेवर में निर्णय लेता रहता था। तो जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से 1292 में अलाउद्दीन ने मालवा में प्रवेश किया था। भिलसा नगर को उसने जीता, बहुत सा धन और मूल्यवान वस्तुएं लूटकर वो वहाँ से लेके आया था। हालांकि इसका एक भाग लूट का जो एक भाग था वो उसने सुल्तान को भिजवा दिया था ताकि सुल्तान प्रसन्न होकर उसको कड़ा के अतिरिक्त अवध का सूबेदार भी बना दे। इसके अलावा उसने मालवा पर अभियान के साथ साथ दक्षिण के देवगिरी पर अभियान 1294 में किया था, जो इसका प्रमुख अभियान एक माना जाता है। सर्वप्रथम उत्तर भारत की किसी शक्ति, खासकर तुर्की शक्ति का प्रथम ये दक्षिण भारत में अभियान था। और इस समय दक्षिण भारत में देवगिरी राज्य पर राजा रामचंद्र देव का शासन था। जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी घुड़सवार सेना को लेकर दक्षिण भारत को प्रस्थान कर रहा था, तो उसने एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाई ताकि जो मार्ग में जितने भी राज्य आ रहे थे, शासक आ रहे थे, उन सबको ये शक न हो कि वो आक्रमण करने जा रहा था। उसने ये कहा कि वह एक व्यापारी है और दक्षिण में तेलंगाना स्थित राजमहेंद्री में वो शरण लेना चाहता है, नौकरी की तलाश में जा रहा है। इसलिए किसी ने भी उस पर संदेह नहीं किया और न ही उसका किसी ने विरोध किया। जब रामचंद्र देव की देवगिरी की सीमा पर जब आ धमका, तो राजा रामचंद्र देव भी इससे विस्मित हुआ और उसने, क्योंकि उस समय उसका जो पुत्र था राजा रामचंद्र देव का, शंकर देव, वो तीर्थ यात्रा करने गया हुआ था और अपनी सेना का जो अधिकांश भाग था वो अपने साथ लेके गया था। जब अचानक अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण हो गया तो राजा रामचंद्र देव ने जो बची हुई कुछ जितनी भी उसकी सेना थी वो लेकर और सामना किया अलाउद्दीन का, लेकिन वो पराजित हो गए और उसको दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। जब रसद सामग्री का अभाव हो गया दुर्ग में, तो उसको अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि करनी पड़ी और संधि में उसको बहुत सा धन, एलिचपुर का प्रांत आदि सब कुछ उसको देना पड़ा था अलाउद्दीन। इस प्रकार अलाउद्दीन एक लूट की भारी मात्रा में संपत्ति लेकर और फिर कड़ा लौट गया था। लेकिन जब वह लौटा तो वह जलालुद्दीन खिलजी की सेवा में नहीं पहुंचा था, वह सीधे कड़ा लौटा। और जब वो आक्रमण कर रहा था दक्षिण भारत में, तो उसकी परमिशन भी उसने जलालुद्दीन खिलजी से नहीं मांगी थी। लूट का धन लेकर वो सीधे कड़ा पहुंच गए, न कि दिल्ली में। तो इससे सुल्तान नाराज हुआ और सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने के लिए कड़ा में पहुंचा।
जब वो पहुंचा तो धोखे से अलाउद्दीन पहले से ही उसने योजना बना रखी थी धोखे से सुल्तान की हत्या करने की, और उसने धोखे से सुल्तान की हत्या कर दी। हत्या करके स्वयं मुकुट 19 जुलाई 1296 को स्वयं उसने मुकुट धारण कर लिया था। तो इस प्रकार उसने जो सिंहासन प्राप्त किया था, जो दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया था, तो इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन ने खून से अपने रंगे हाथों से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त की थी। वह सोचता था कि उसको दिल्ली का जो सिंहासन है वो फूलों की सेज के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात ही उसे वह कांटों की सैया लगने लग गया था। लेकिन वो एक योग्य शासक था, एक कर्मण्य था, कूटनीतिज्ञ था, वो राजनीतिज्ञ था, तो उसने इन सभी समस्याओं का कुछ समय में ही निजात पा ली थी। हालांकि वो एक अपहरणकर्ता था, एक हत्यारा था, इसलिए दिल्ली की जनता और जो तुर्क अमीर थे उन सब को उसको खुश या प्रसन्न करना था, उनका विश्वास प्राप्त करना था, क्योंकि वो सभी जो जलाली अमीर थे वो सभी अलाउद्दीन को अपने शासक या अपने स्वामी की हत्या के लिए क्षमा नहीं कर सकते थे। और इनमें जलालुद्दीन के वंशजों में जो सबसे शक्तिशाली था वो था, जो समर्थक था वो अहमद चक था, जिसकी गणना उस समय तुर्की सल्तनत के निर्भीकतम योद्धाओं में की जाती थी। इसके अलावा दिल्ली जो कड़ा मानिकपुर से दूर थी, और यह माना जाता था कि हिंदुस्तान पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राजधानी के सिंहासन पर अधिकार होना अनिवार्य था। और उसी समय जो विधवा रानी थी जलालुद्दीन खिलजी की, मलिक जहां, उसने सिंहासन को रिक्त रखने से ये महसूस किया कि संकट उपस्थित हो सकता है, इसलिए उन्होंने शीघ्रता से अपना द्वितीय जो पुत्र था उनका रुकनुद्दीन इब्राहिम को सिंहासन पर बैठा के उसको सुल्तान घोषित कर दिया था। यदि अगर नया सुल्तान इब्राहिम को उचित समर्थन प्राप्त होता और वह अलाउद्दीन से टक्कर लेता वो, तो जो शक्तिशाली जो अमीर जो तुर्की थे उन सभी, अगर वो सभी इब्राहिम को समर्थन देते तो वो शायद अलाउद्दीन के लिए एक प्रतिद्वंदी साबित हो सकता था। इसके अलावा हम उस वक्त देखें तो अधिकांश जो हिंदू सामंत थे जो तुर्की प्रभुत्व में जकड़े हुए थे, वो भी तुर्की प्रभुत्व से छुटकारा चाहते थे और उनसे मुक्त होने के अवसर की प्रतीक्षा में थे। इसके अलावा उस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों का संकट भी मंडरा रहा था, इसलिए हम ये देखते हैं कि राजधानी दिल्ली या फिर दिल्ली एक जो तुर्की साम्राज्य था वो भयंकर संकट की स्थिति में दिखाई दे रहा था। और उस वक्त अलाउद्दीन से कम अगर साहस वाला कोई व्यक्ति होता तो उस वक्त दिल्ली की इन सभी समस्याओं से वो निजात नहीं प्राप्त कर सकता था। इसके पश्चात हम इसमें अलाउद्दीन की ये परिचय जानने के पश्चात हम अलाउद्दीन के राजत्व के बारे में चर्चा करते हैं। राजत्व यानी कि राजा का जो राजगद्दी होती है उसको सिद्ध करने का सिद्धांत है। और हम बात करें अलाउद्दीन के परिप्रेक्ष्य में, तो अलाउद्दीन भी बलबन के राजत्व की बात ही एक सुदृढ़ राजत्व स्थापित करना चाहता था, या कहें कि बलबन के राजत्व संबंधी सिद्धांत की वो पुनः स्थापना करना चाहता था। बलबन की भांति वह राजा के प्रताप में विश्वास रखता था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि अन्य सभी मनुष्यों से अधिक बुद्धि राजा में होती है और राजा का कोई वक्तव्य या राजा की इच्छा कानून होती है, वो होनी चाहिए, ये अलाउद्दीन मानता था। इसलिए वो कहता था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता और राज्य के सभी निवासी उसके सेवक या उसकी प्रजा होते हैं। इसके अलावा राज्य की नीति निर्धारित करने में उसने किसी व्यक्ति या किसी धर्म से प्रभावित न होने का भी निश्चय किया था, क्योंकि उस वक्त 13वीं शताब्दी में, या हम बात करें कि मध्यकाल में जो राजा होता था या गद्दी होती थी वो दो वर्गों से प्रभावित होती थी। एक वर्ग अमीर वर्ग था और दूसरा वर्ग उलेमा वर्ग था। और अलाउद्दीन ने यह जो महत्वाकांक्षी सम्राट था वो कभी सहन नहीं कर सकता था कि उस पर अमीर या उलेमा वर्ग का किसी तरह का कोई प्रभाव स्थापित हो। तो अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने राजनीति को धर्म पर राजनीति को स्थापित किया था, या हम कहें कि उसने
धर्माधिकारियों की उपेक्षा की और साथ ही उसने धर्म पर राजनीति का प्रभाव स्थापित किया। उसके खुद के शब्दों में कि वही स्वयं ये इस नीति की व्याख्या करता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है क्या अनुचित है, या कानून से मतलब यहाँ इस्लामिक कानून से है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ये अलाउद्दीन खिलजी के वक्तव्य है। वो ये कहता है कि शरीयत में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो उचित है क्या वो अनुचित है, लेकिन मैं जो जनता की भलाई के लिए जो मुझे उपयुक्त लगता है मैं वही करता हूँ। और अंतिम न्याय यानी मृत्यु के बाद जब मैं ईश्वर की या अल्लाह के समक्ष जाऊँगा तो उस दिन मेरा क्या होगा मैं ये भी नहीं जानता। तो इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को उसने जन्म दिया जिसमें कम से कम सैद्धांतिक राज्य और सांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सके। लेकिन हम बात करें उसके बाद के जो उसके उत्तराधिकारी शासक थे उन्होंने अलाउद्दीन की इस नीति का अनुसरण नहीं किया था और उसके बाद भारत का जो तुर्की सल्तनत था वो पुनः एक सांप्रदायिक संस्था बन गया। अलाउद्दीन ने उलेमाओं को भी शासन कार्य में या शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से रोका था, किंतु भारतीय जो नरेश या जनता के विरुद्ध अगर उसे मुस्लिम जनमत का समर्थन और विश्वास प्राप्त करना होता था या सैनिकों के सहयोग की आवश्यकता होती थी तब वह धार्मिक भावनाओं को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया करता था उनकी। यानी अलाउद्दीन इस्लाम को कभी नहीं त्याग पाया। इस्लामी कानून में उसकी आस्था कभी कम नहीं हुई थी, न ही वह उसके विरुद्ध किसी तरह का कोई कार्य करता था। असल में वह एक अच्छा मुसलमान बना रहा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले उसके पूर्वाधिकारियों में अगर उसकी तुलना करें तो वो उन्हीं के समान एक सच्चा मुसलमान अपने आप को साबित करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि जब उसको ज़रूरत होती थी दिल्ली की जनता या सैनिकों के विश्वास में लेने की, तो वो जब हिंदुओं के विरुद्ध किसी तरह का कोई युद्ध घोषित होता था, किसी भारतीय शक्ति के विरुद्ध किसी तरह का कोई अभियान होता था, तो वो अपने सैनिकों में धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करते उनमें जोश उत्पन्न करता था, उन धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित कर देता था। इस प्रकार वो यहाँ पर तो इस्लाम धर्म का वो सहयोग लेता था, किंतु उसने अपनी राजनीति को धर्म से मुक्त रखा। धर्म पर पूर्णतः राज्य का नियंत्रण उसने स्थापित किया। उलेमाओं का शासन वर्ग में या शासन व्यवस्था में जो हस्तक्षेप होता था उस हस्तक्षेप को उसने ख़त्म किया। उलेमाओं को जो इनाम या जो इदरार के रूप में जो वक़्फ़ के रूप में जो भूमि दी जाती थी वो भूमि भी उनसे छीन ली गई और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार के उसके इन सुधारों की वजह से ही वो एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना कर सका। एक बात और राजत्व के संबंध में यह है कि उसने कभी खलीफा के नाम का सहारा नहीं लिया, न उसे किसी तरह का कोई अधिकार पत्र उसने प्राप्त किया था, उसके लिए किसी तरह की कोई प्रार्थना नहीं की, लेकिन वह सदैव अपने आप को खलीफा का नायब कहता था। उसका उद्देश्य ये था खलीफा का नायब कहने के प्रति कि खलीफा के प्रति राजनीतिक प्रमुख के रूप में सम्मान प्रकट नहीं करना था, वह केवल एक सैद्धांतिक दृष्टि से जो खिलाफत की परंपरा चली आ रही थी उसको जीवित रखना था। कहने का मतलब है कि जो परंपरा चली आ रही थी खिलाफत के प्रति विश्वास व्यक्त करने की, उस परंपरा को वो पालन कर रहा था केवल सैद्धांतिक रूप से। राजनीतिक रूप से वो खलीफा को अपने साम्राज्य का प्रमुख नहीं मानता था। जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है उसके राजत्व की दृष्टि से हम देखें तो वह स्वयं को उनका शासक भी नहीं समझता था, वह केवल मुसलमानों और उनकी भलाई के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता था और केवल हिंदू प्रजा को जजिया देने के लिए वो उत्तरदायी मानता था। या फिर वो इस्लाम धर्म के अनुसार ये कहता था कि हिंदुओं के लिए नियम है कि वे या तो मृत्यु का वर्ण करें या इस्लाम, दोनों में से किसी एक का वर्ण करें। और इस प्रकार उसने बहुसंख्यक जो हिंदू प्रजा थी उसके प्रति इसी नीति का उसने अनुसरण किया था। ये थी अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत, उसका प्रारंभिक परिचय। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख
विजयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने बताया, कि एक साम्राज्यवादी शासक था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है उनके बारे में जानकारी है, उनका सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो है अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन फतवे। ये इसका प्रमुख ग्रंथ है, जिसके द्वारा हम अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में पता चलता है। इसके अलावा बर्नी की तारीख फिरोजशाही से भी हम अलाउद्दीन खिलजी के विषयों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा कारण यह था कि अलाउद्दीन सल्तनत काल का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक थे। छोटे से साम्राज्य से वो संतुष्ट नहीं हो सकता था। वह प्रथम शासक था जिसने उत्तर और दक्षिण भारत में विजय अभियान किया था। वह केवल एक भारत का सम्राट नहीं बनना चाहता था, वरन वह विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर सानी, अपने आप स्वयं को सिकंदर सानी कहता था। वो सिकंदर की तरह वो विश्व विजय करना चाहता था। यहाँ तक कि वो एक नया धर्म भी स्थापित करने की बात करता था, किंतु अलाउद्दीन ने अल्लाह उल मुल्क की सलाह, जो कि उस समय दिल्ली का कोतवाल था और उसका प्रमुख परामर्शदाता था, की सलाह पर विश्व विजय की योजना को उसने त्यागा और भारत के उन प्रदेशों को उसने जीतने का निश्चय किया जो उस वक्त दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त थे। अल्लाह मुल्क दिल्ली का कोतवाल और अलाउद्दीन का घनिष्ठ मित्र था। अलाउद्दीन की विजयों को हम दो भागों में मोटे तौर पर बांट सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय में हम सबसे पहले उत्तर भारत की विजय लेते हैं। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन ने विलीनीकरण का नीति का अनुसरण किया था। मतलब उत्तर भारत के जितने भी राज्यों को उसने जीता था, उन्हें स्थायी रूप से दिल्ली सल्तनत में उसने मिला लिया था। तो सबसे पहला जो उसका आक्रमण था वो था गुजरात पे, और अलाउद्दीन ने इस आक्रमण के विरुद्ध उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, और उस समय गुजरात का शासक था बघेल वंशीय कर्ण। उल्लू खां नुसरत खान ने कर्ण को पराजित करके और गुजरात पर अधिकार कर लिया था, और गुजरात का गवर्नर अलग खां को नियुक्त कर दिया था। इस समय सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो खंबात का बंदरगाह था अलाउद्दीन खिलजी के समय, और इन दोनों सेनापतियों ने इस समय खंबात पर भी आक्रमण किया था। खंबात में भी उन्होंने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। इस समय काफूर को हजारी भी कहा जाता था। काफूर बाद में अलाउद्दीन का विश्वास पात्र अलाउद्दीन का सबसे अधिक योग्य विश्वास पात्र व्यक्ति था। अलाउद्दीन ने उसको मलिक की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रकार अलाउद्दीन की उत्तर भारत में विजय में सबसे पहला उसका आक्रमण गुजरात पर था, और इस आक्रमण में नुसरत खां और उल्लू खां ने इस आक्रमण को संचालन किया था, नेतृत्व किया था। अगले वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।